टाइपराइटर रुक ही नहीं रहा, इस्तीफा पे इस्तीफा टाइप हुआ जा रहा, मतलब झड़ी लगी है नहीं। बताइए, अब अयोध्या भी जोर लगाए तो कितना लगाए? चौधरी साहब, कुछ मामला आपको ऐसा लग रहा है, कुछ मामला टेढ़ा हो गया इस बार, ऐसी उम्मीद नहीं थी? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि 2 दिन से को देखने के लिए जरूरी होगा कि पिछले 1 महीने को देखा जाए जी। एक ही दिन भारतीय जनता पार्टी में 9 सिटिंग एमएलए शामिल हुए थे अभी 22 दिन पहले। उसमें 6 समाजवादी पार्टी के थे, 1 बसपा का था, 2 कांग्रेस के थे जी। और कल जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के कुनबे के समधी जो 3 बार के समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो उसी जाति से हैं जिस जाति पर एमवाई का फैक्टर फिट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, वो दोनों तरफ की घटनाएं हैं और चुनाव के पहले इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान श्री राम की जन्मस्थली में योगी जी का चुनाव लड़ना, तो मुझे लगता है कि ये वही बात है जो माननीय योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार 80 और 20 का चुनाव होगा। कुछ लोग राम मंदिर की विचारधारा के पक्ष में खड़े होंगे और कुछ लोग राम मंदिर न बने इसके लिए यत्न करते रहे हैं, प्रयत्न करते रहे हैं और आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। तो ये चुनाव निश्चित रूप से इस प्रकार का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस इसीलिए थी क्योंकि हम संस्कृति के राम की बात करते थे, धर्म के राम की बात करते थे, इस देश के अंदर इक्वल सिविल कोड की बात करते थे, हम धारा 370 की बात करते थे। ये पहला चुनाव है कि जिस चुनाव में हमारे विरोधी कहते थे कि ये रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो हम तारीख भी बता रहे हैं। हम 370 को समाप्त करके भी आ रहे हैं, हम विकास करके भी आ रहे हैं। तो देश के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के जो विरोध में काम करते वाले वो हैं, देश के एकीकरण के लिए भी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं समझता हूं कि समग्र विकास के जो मूल तत्व हैं उसमें विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन संस्कृति की रक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है और भारत जैसे धर्म प्राण देश के अंदर हम समझते हैं कि हमने इन सर्वांगीण विकास के अब रुकिए जरा, मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें जल्दी जल्दी से कहूंगा। मुझे लगता है तथ्य दुरुस्त रहें, बहस का डायरेक्शन ठीक रहे, इसके लिए वो बातें बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों को भाजपा लाई हरिओम यादव को, हरिओम यादव 20-25 दिन पहले लिखत पढ़त में निकाल दिए गए थे सपा से। उनकी और रामगोपाल यादव की ठन गई थी तो उनको निकाल दिया गया था पार्टी से। मसला ये नहीं कि इसमें अकाउंट से, ये चेहरे नंबर से बराबर इक्वलिटी नहीं होती संजय भाई। स्वामी मौर्य, दारा सिंह चौहान हरिओम यादव से इक्वेट नहीं किए जा सकते और स्वामी मौर्य तो कतई नहीं किए जा सकते। अगर वो इतने ही छोटे आदमी होते कि जसराना टाइप के कहीं के एक विधायक होते स्वामी मौर्य, तो उनको आप 5 साल कैबिनेट मंत्री बना के नहीं रखते, उनको आप बंजर भूमि विकास बोर्ड में बना देते जिसका दफ्तर भी नहीं लखनऊ मिलता, बहुत अगर सिफारिश होती तो। और नहीं तो मछली पालन में बना देते या रेशम बोर्ड जो होता प्रोत्साहन बोर्ड, उसमें बता दीजिए जिसका दफ्तर ढूंढते 5 साल निकल जाते। इतना बड़ा मंत्रालय कहां मिलता है? ये दारा सिंह अगर महत्वपूर्ण नहीं थे, इन सब लोगों को जब आप लाए थे ना तो क्या कहकर लाए थे? आपने कहा था कि पिछड़ों में केवल यादव है उधर अखिलेश के पास मुलायम सिंह की पार्टी में, और बाकी जितना पिछड़ा है वो मेरे साथ आ गया, यानी भाजपा के साथ आ गया। अदर देन यादव जितना पिछड़ा है, उसके चेहरे कौन लोगों आपने दिखाए थे? यही लोग दिखाए थे ना, सैनी दिखाए थे, मौर्य दिखाए थे, दारा सिंह चौहान दिखाए थे, यही लोग के चेहरे आपने पोस्टर में दिए थे ना, पोस्टर बॉय यही लोग थे उस थ्योरी के। तो इसलिए मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होता किसी पार्टी की कि कल तक आदमी आपके यहां रहा तो हीरा, आज चला जाए तो उसको सोशल मीडिया पर लिखने लगो ये तो कूड़ा था, लात मार के निकाल दिया, तो कल तक बक्से में क्यों रखे थे? नहीं,
नहीं, हर आदमी की अपनी महत्ता है। धर्मेंद्र यादव जी, आप स्वाभाविक है ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो चुनाव का समय हो और ऐसी घटनाएं घट जाए तो मनचाही फसल के मौसम में बरसात हो जाए वैसा लगता है, एक फील गुड आता है पार्टी के पास, उसका मनोबल बढ़ता है। लेकिन एक खतरनाक संकेतक हाल का ही है बंगाल का, जहां भाजपा इस मुगालते में रही और खूब प्रसन्न रही हर मंच से कि हमने पूरी टीएमसी खाली करा दी। क्या पूरी टीएमसी खाली कराने के बाद भी टीएमसी वापस जीत के आई और जितने ये लेके आए थे भाजपा वाले उन सबको मुंडन करा के वापस जाना पड़ा टीएमसी में। क्या ये भी छोड़ दिए भाजपा वाले भी? क्या अब वो मुंडन करा करा के गंगा जल छिड़क छिड़क के वापस गए। तो दो परिस्थितियां हैं, कई बार ये लोग लाभ भी देते हैं और कई बार नहीं भी देते। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। यहाँ पे उसमें जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, आप उसको समझिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव में सत्ता की जोर पर लोगों को अपने अंदर बुलाया था पार्टी ने। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में और वेस्ट बंगाल के चुनाव में जो दल बदल की बात है वो बिल्कुल अलग है, तो उसको यहाँ से तुलना नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी 2017 से योगी सरकार पर आरोप लगा रही थी उसकी ये पुष्टि कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी कहती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पिछड़ा विरोधी है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानते थे। आज जब इनके पिछड़े वर्ग के मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं कि मेरी उपेक्षा हुई और मेरा अपमान किया गया, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई, मैं अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया 5 साल तक और मैं वहां कुड़ता रहा, तो कम से कम इस बात की पुष्टि तो हो गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो बात आप कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि यादव है वहां पे, आज मुझे लगता है कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बात कहना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधिकारी एक ही जाति के हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के योगी जी मुख्यमंत्री अपने जाति को जातिवाद के घेरे में नहीं डाल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो पिछड़ों का हक है, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रिकमेंडेशन की बात हो, किसी भी मसले पर ये किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया गया। आज स्थिति ये हो गई है कि इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अगर स्टूल पर बैठे हैं, फाइबर की कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पे इसलिए नहीं बैठाया जाता है कि हो सकता है सोफा ड्राई क्लीन करवाना पड़ जाए। तो अब पिछड़ों को ये बात समझ में आ गई है और अंतिम जो ताबूत की अंतिम कील ठोकने की बात आ रही है, इसको आप पीड़ा समझिएगा, इसको कोई गलत शब्द मत समझिएगा। उसके मन की पीड़ा है, जैसे मोदी जी मन की बात कर लेते हैं वैसे आज कैबिनेट मंत्री मन की बात कर रहे हैं। रही बात योगी जी के चुनाव लड़ने की, तो आज मुझे उम्मीद है कि जब कल मकर संक्रांति होगी तो जो नई क्रांति आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसमें योगी जी के पास 10-12 सीटें ऐसी खाली मिलेंगी जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास चुनाव लड़ाने वाले लोग नहीं बचेंगे, पिछड़ी जाति के नहीं बचेंगे, दलित नहीं बचेंगे खास कर। बाकी इनकी अपनी मर्जी क्या करेंगे। ठीक है। बाकी तो आपने राजनीतिक टिप्पणियां की अपनी पार्टी के हिसाब से, ठीक है। एक टिप्पणी आपने पश्चिम बंगाल की तुलना पर की थी, उस पर मैं एक रिजॉइंडर दे के फिर त्रिपाठी जी के पास चलूंगा। मैंने कहा पश्चिम बंगाल में 5-5, 7-7 बार के टीएमसी के एमएलए, 4-4 बार के एमपी भाजपा लेके आई, वो जमानत नहीं बचा पाए। इस बात को समझिए, कैसे तुलना नहीं हो सकती? यह भी उदाहरण सामने है, वो जमानत नहीं बचा पाए, जमीन के बल गिरे जाके। इसलिए पता लगा कि ममता थी तो वो नेता थे, ममता से हटे। अरे बल्ब तभी जलेगा ना जब बिजली से कनेक्टेड रहेगा। बिजली का कनेक्शन खत्म हुआ, बल्ब ये झालर अपने गले में लटका के घूमते रहे वहां बंगाल में, बाद में झालर भी फेंक दी। अब वो झालर इधर उधर डोल रही है, कहीं थाने में बंद हो रही है, कहीं मुकदमे में फंस रही है। होता है, आएंगे दोबारा से, तब तक उसको ध्यान में रखिए बात को। केबी त्रिपाठी जी, एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश और बिहार में, खासतौर पर क्योंकि दोनों भारत के हिंदी हार्टलैंड के का डोमिनेटिंग वो है इलाका, ये यहीं से भारत की हिंदी हार्टलैंड की दिशा दशा तय होती है। अभी तक पिछड़े वर्ग की राजनीति का मतलब था उत्तर प्रदेश और बिहार में
बिहार में पिछड़े का मतलब लालू यादव, उत्तर प्रदेश में पिछड़े का मतलब मुलायम सिंह यादव। अब मैं देख रहा हूं कि वो चीज डाइल्यूट हो रही है। वहां उपेंद्र कुशवाहा भाजपा को, नीतीश को, दोनों को अपने ढंग से संचालित कर रहे हैं, ठीक। वहां मुकेश सहनी का तेवर दिख रहा है बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में हमको स्वामी मौर्य का तेवर दिख रहा है, दारा सिंह चौहान का दिख रहा है, धर्म सिंह सैनी का दिख रहा है, सबका अलग अलग। क्या कांग्रेस इस समाजशास्त्र में आ रहे बदलाव को समझ रही है? और समझ रही है तो कांग्रेस इसके में अपनी रणनीति में कोई परिवर्तन करना चाहती है, या कांग्रेस ने तय किया कि हम इस चुनाव में कम से कम केवल 50% वोट पर ही केंद्रित करेंगे अपने को, वुमन वोट, महिला वोट, बाकी से कोई अभी मतलब नहीं, बाद में देखेंगे। त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, आपने बहुत उचित टिप्पणी की कि इस समय जो राजनीतिक दल हैं वो इसी तरह के गुणागणित में लगे हुए हैं, और लगता है कि राजनीति की यही दिशा बची है इस देश की कि यहाँ पर जाति और संप्रदाय के आधार पर ही राजनीति होती रहेगी। इससे इतर एक नए विकल्प के रूप में आज कांग्रेस नए रूप में आ रही है, जहां नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। हमने ऐसे प्रत्याशी आज घोषित किए हैं जहां आप देखेंगे कि उसमें कोई जाति और हमने संप्रदाय का आधार नहीं रखा, उनके संघर्ष को, उनकी चुनौतियों को। क्योंकि आज समय बदल रहा है अमिताभ जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आपने लंबा समय देखा है, लेकिन इससे भी हम कतई नहीं मना कर सकते कि चीजें बदलती नहीं। आज चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। युवा भारतीय राजनीति में पूरी तरह से अपने को शामिल पा रहा है। इस समय महिलाएं राजनीति में अपने को पूरी तरह से शामिल पा रही हैं। वो दौर नहीं है कि परिवार का निर्णय हो गया कि इसको वोट दे देना है तो पूरा परिवार एक जगह वोट देगा। अब हम इससे सहमत नहीं हैं। सबकी अपनी चुनौतियां हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, और उन्हीं मुद्दों को, उसी नई ऊर्जा को, उसी महिला सशक्तिकरण को, उसी न्याय की बुलंद आवाज। आपने आज की हमारी लिस्ट देखी होगी जिसमें प्रियंका जी ने महिलाओं के नाम पढ़ के सुनाए और बाकी लिस्ट हमने जारी की। हमने ये ध्यान रखा है कि हर तबके का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की हमेशा पक्षधर रही है कांग्रेस पार्टी। सबको आवाज मिलती है यहाँ, सबको मौका मिलता है यहाँ। निश्चित तौर पर संगठन की कुछ कमियों के चलते हम कुछ गणित और समीकरणों में पिछड़ गए, जिसके कारण आज हमने लंबा वनवास भोगा, और मैं इसे स्वीकार भी करता हूं, मेरी पार्टी भी इसे स्वीकार करती है। लेकिन अब एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में कांग्रेस आ रही है, और हम महिलाओं को ठीक है, आपका प्रयोग अच्छा है।